बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि अपोजिशन ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। ये तो इमरान खान साहब ने दिया था आज से 6-7 माह पहले, जब उन्होंने कहा था कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया जाए और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो ये दोनों लोग तो बन गए और इमरान खान साहब ने उस वक्त उन्हें इख्तियार दिया था कि ये मुज़ाकरात कर सकते हैं। और अब दोबारा से उसकी तौसीह की गई है अपोजिशन जमातों की जानिब से, और पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत, और ये फैसला किया गया कि इनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार है। देखिए, मुज़ाकरात जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन अपनी ताकत शो नहीं करेगी, तब तक हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। इसको जरा इक्वेशन को आप समझें। एक तरफ अवामी ताकत है अपोजिशन के साथ, एक तरफ फौज की ताकत है हुकूमत के साथ, और ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने मिलकर बनाई हुई है। और वो बंदूक की ताकत एक तरफ है, अवाम की ताकत एक तरफ है। हुकूमत बंदूक की ताकत को लगातार इस्तेमाल कर रही है, जबकि अपोजिशन अवाम की ताकत को इस्तेमाल करने से गुरेज कर रही है। वो किसी तहरीक में नहीं जा रहे। तो जब तक अपोजिशन अपनी ताकत शो नहीं करेगी, तब तक हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगी नहीं। ये यूनिवर्सल है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है ईरान के साथ। क्यों करना चाहता है? क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत शो की। अगर ईरान अमेरिका को वापस जवाब ना देता, या लड़ाई ना करता, या मुंह तोड़ जवाब ना देता, इसराइल के ऊपर अटैक ना करता, अमेरिकन अड्डों के ऊपर अटैक ना करता, तो अमेरिका और इसराइल कभी भी मुज़ाकरात ना करते हैं ईरान के साथ, बल्कि वो उसको और मारते और मजीद तबाही फैलाते। तो जब तक आप खड़े नहीं होते ना, तब तक दूसरा आपको तस्लीम नहीं करता। अपोजिशन को यह बात समझनी पड़ेगी कि कभी भी टेबल के ऊपर बैठकर उन्हें वो नहीं मिलेगा जो वो मैदान में हासिल करने के काबिल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें बहुत वोट पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर साहब ने वोटों को तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी किए और ऐसे लोगों को हुक्मरान बना दिया जिनको अवाम ने मुस्तरद किया था। अब ये जो लोग हैं ये चुनतखब हैं, इनको चुना है आसिम मुनीर साहब ने, ये मुंतखब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने किसी और को मुंतखब किया था। बहरहाल तहरीक इंसाफ शायद ये बात अभी तक समझ नहीं पाई कि जब तक वो मुज़ामत नहीं करेंगे तब तक मफाहमत आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात PMLN ने एक दौर में कही थी जब उनका बुरा वक्त था कि मुज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। तो जब तक मुज़ामत नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तब तक मफाहमत का कोई रास्ता नहीं खुलेगा। आप यहां से अंदाजा करें ना कि एक एक करके सबको उठाकर ले जाते हैं। लाहौर में एक छापा पड़ा, ये बहुत पुराने आदमी है, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और ये हमेशा से आज़ाद कश्मीर में MNA बन जाते हैं। जो उनकी मखसूस नशस्तें हैं जो बाहर से, जिसमें इलेक्शन होता है, मुहाजिरों वाली सीटें, वहां पे वो MNA बन जाते हैं। गुलाम महिउद्दीन दीवान साहब, पुलिस वहां पे जाती है क्योंकि अब ये तहरीक इंसाफ के साथ है। पुलिस जाती है, उनके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, वहां पे दरवाजे खटखटाती है, ऊपर से फलांगते हैं। सारी वीडियो देखी मैंने। छलांगे मार के पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं, खोल देते हैं, अंदर घुस जाते हैं और गुलाम महिउद्दीन दीवान साहब को पकड़ के ले जाते हैं। ये इलेक्शन होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, और ये इलेक्शन की रिहर्सल है। पहले इलेक्शन होते थे ना तो गहमा गहमी होती थी, जलसे, जुलूस, इस किस्म की चीज़ें होती थी, बैनर, पोस्टर, तकारीब होती थी, गहमा गहमी होती थी इलेक्शन की। अब इलेक्शन की निशानी ये है कि जो सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बंदे उठाए जा रहे होंगे हर तरफ, और हर तरफ कागजात छीने जा रहे होंगे, बंदे अगवा हो रहे होंगे, बंदे गिरफ्तार हो रहे होंगे। और जो इमरान खान के मुकाबले में पॉलिटिकल पार्टी ने, वो बेचारे तो जलसे जुलूस करने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी ये हालत हो गई है उनकी अपनी हरकतों की वजह से। जरा गिलगित बल्तिस्तान वाले लोगों से गुजारिश है, करीब करीब आ जाएं और जरा गौर से सुने, इसलिए कि अब मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के इंतखाबी निशान आपको बताने वाला हूं। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान है शेर, और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान है तीर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मरतबा फिर इंतखाबी निशान छीन लिया गया। तो उनका इंतखाबी निशान क्या है, ये जरा आप सुन लें कि कहां पे अगर कोई वोट डालना चाहता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और अगर कोई इस वक्त वोट डालना चाहता है फौजी जर्नैलों की मुदाखलत के खिलाफ, तो वो कहां वोट डाल सकता है। गिलगित 1, यहां पे इंतखाबी निशान है जी खैमा, ये PTI का। गिलगित 2,
यहां पे ट्रांसफार्मर है। गिलगित 3 वाले सुन लें, यहां पे शांति टोपी। और नगर 1 वाले मीनार के निशान पे, नगर 2 वाले खैमा के निशान पे, और हुंजा की जो सीट है वहां पे निशान है क्रिकेट की विकेट। और स्कर्दू की जो सीट है वहां निशान है क्रिकेट की विकेट। और स्कर्दू 2 जो सीट है वहां पे निशान है खैमा। स्कर्दू 1 में क्रिकेट विकेट है, स्कर्दू 2 में खैमा है, स्कर्दू 3 में खैमा है, स्कर्दू 4 में क्रिकेट की विकेट है। और उसके बाद खरमंग, यहां पे इंतखाबी निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार का है वो नलका है। फिर शिगर की जो सीट है वहां पे इंतखाबी निशान है मेडल, ये जो गले में डालते हैं मेडल वो। फिर अस्तोर की जो सीट है उसका इंतखाबी निशान है शांति टोपी। फिर दियामिर 1 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। दियामिर 2 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। दियामिर 3 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और दियामिर 4 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। यानी दियामिर में जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या जर्नैलों की सियासत के खिलाफ वोट डालना चाहता है वो क्रिकेट की विकेट के ऊपर वोट डाल दे पूरे दियामिर में। फिर जनाब गैदर 1, ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बड़ा शानदार, बड़ा मजा आया था यहां जाके। गैदर 1 में चारपाई इंतखाबी निशान है। गैदर 2 में ताला इंतखाबी निशान है। गैदर 3 में चिमटा इंतखाबी निशान है। गांचे 1, ये सियाचिन के करीब, मैं यहां पे भी गया हूं। गांचे 1 में इंतखाबी निशान है नलका। गांचे 2 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और गांचे 3 में इंतखाबी निशान है क्रिकेट की विकेट। और ये सारी जो तफसीलात हैं ये बताई हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद साहब ने। तो ये जनाब MWM के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है और इन्हें ये इंतखाबी निशान मिले हैं और इन इंतखाबी निशानात के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे सारे मिलकर। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले याद रखें कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर शिकस्त देनी है जैसा कि पाकिस्तानियों ने दी थी 8 फरवरी 2024 को, अगर आप वैसे शिकस्त देना चाहते हैं, देखिए मैं ये जानता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में हर कोशिश की जाएगी, सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, पूरा जोर लगाया जाएगा और किया यह जाएगा कि किसी तरह भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैलों की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई हुकूमत ना बने। लेकिन अगर अवाम इकट्ठी हो जाए और वो इस बात पे मुत्तफिक हो जाए कि उन्होंने अपना मैंडेट नहीं जाने देना तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उनके लिए। फजलुर रहमान साहब, नाजरीन बड़ी मजेदार खबर यह है कि फजलुर रहमान साहब एहतजाज कर रहे हैं महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ। फजलुर रहमान साहब, आपको अपने खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। आपकी पार्टी महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ इसलिए एहतजाज नहीं कर सकती कि इन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई और आप साजिश का हिस्सा बने। और अब आप अपने मुंह से बता चुके हैं कि आपने पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों के कहने के ऊपर उनके साथ बैठकर यह तय किया कि इमरान खान की हुकूमत को कैसे गिराया जाएगा। और जर्नैलों ने आपको जो हुक्म दिया ये आप खुद बता चुके हैं कि जनरल बाजुआ ने और उस वक्त के DG ISI ने, जनरल फैज ने, इन लोगों ने आपको हुक्म दिया था कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाए और आपने इमरान खान की हुकूमत गिराकर PDM की सरकार बनाई थी। तो फजलुर रहमान साहब, आप एहतजाज नहीं कर सकते बल्कि आपके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। आज पाकिस्तान जिस सूरत हाल का भी शिकार है, इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे बड़ा हाथ है किसी भी सियासतदान का, वो नवाज शरीफ का और आपका और आसिफ अली जरदारी का है। आप तीनों लोग बराबर के मुजरिम हैं और आप तीनों लोगों के ना सिर्फ केसेस खत्म हुए बल्कि आप बड़ी इंजॉय वाली जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। आपकी तरफ तो कोई गर्म हवा भी नहीं आती। नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब के हलफ उठाने के बाद से लेकर अब तक मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले हो रहे हैं और इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक अब तक 50 के करीब ड्रोन हमले हो चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब जब आए थे तो उन्होंने बड़े जबरदस्त दावे किए थे कि वो ये करेंगे वो करेंगे। ड्रोन्स के ऊपर इमरान खान साहब ने FIR दर्ज करने का भी कहा था और कहा था कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इस पर होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये देखेंगे सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से खामोशी है, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्हें इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तो उनका यह दावा था और वो इस दावे के साथ आए थे कि इमरान खान का हुक्म है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे और ड्रोन हमले होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अब ड्रोन हमले हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के दौर से ज्यादा हो रहे हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत नहीं कर रही, जो उन्हें करनी चाहिए जैसे कि उन्होंने वादा किया था।
नादरीन, कौमी असम्बली में एक शख्स ने वीडियो बना ली हनीफ अब्बासी की, और उस वीडियो के ऊपर रोला पड़ गया। लड़ाई असल में दो हुकूमती लोगों की है, एक कोई नासिर भट्ट है और एक हनीफ अब्बासी है। इनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है। अब इसमें राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। वो कमेटी बनी हुई है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हम तो सजा देंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं उस बंदे को जिसने खिलाफ वर्जी की है कानून की, और उसने यहां पे वीडियो बनाई है, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये पार्लियामान का वो कह रहे तकद्दुस पामाल हुआ है। मेरा एक सवाल है राणा साहब, इसी पार्लियामान से नकाबपोश लोग आए और उन्होंने आईनी तरमीम के लिए यहां से एमएनएस को जबरी तौर पे अगवा कर लिया, और इसी पार्लियामेंट के अंदर वो घुसे, इसको ब्रीच किया, यहां से बंदे उठाकर ले गए। उस वक्त तो आपकी पार्लियामान की तौहीन नहीं हुई थी। एक आदमी ने आके यहां पे वीडियो बनाई एक मिनिस्टर की, तो उस पर तौहीन हो गई। असल बात तो यह है कि तौहीन वो है जहां पे अरकान असेंबली को यहां से अगवा करके ले गए उठा के मारते कुटते हुए, और नकाबपोश दाखिल हुए कौमी असेंबली के अंदर। उस पर कभी भी गैरत नहीं जागी किसी की, पार्लियामान की तौहीन नहीं हुई। यहां पे पार्लियामान की तौहीन हो जाती है कि एक आदमी आगे वीडियो बनाता है। तो ये ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी अब एक ख्वाब बनता जा रहा है। यानी सरमायाकारी बिल्कुल पाकिस्तान में आप समझे जीरो होती जा रही है। पिछले 3 बरसों में, ये जो 3 साल गुजरे हैं, 2023, 24, 25 और ये 26 चल रहा है, इन सालों में जब पीडीएम सरकार को मुसल्लत किया गया और आसिम मुनीर साहब इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने, तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो जो है ये 13 से 14% के दरमियान रहा। ये इंतहाई कम है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का रेशो ज्यादा होना चाहिए। यहां पे वो 13 से 14% के बीच में रहा, और 1970 के बाद ये कम तरीन सतह है। 70 के हालात आपको पता है, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में था, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया उसके बाद। तो वो जो इतना बड़ा बहरान था उसका मुकाबला ये अब कर रहा है पाकिस्तान। जो याया खान ने पाकिस्तान के साथ किया, उससे मिलती जुलती इकोनॉमी के साथ इस वक्त हालात आसिम मुनीर साहब के दौर में हो गए हैं। तो आसिम मुनीर साहब जब से आर्मी चीफ बने, इन 4 सालों में बेड़े ही गर्क हो गए, और जीडीपी, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की जो रेशियो है 13 से 14% के दरमियान रही, जो 1970 के बाद से कम तरीन सतह है। साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जीडीपी का सिर्फ 0.5 से 0.6% तक रहा। यह इस बात का वाज़ेह इशारा है कि सरमायाकार अब पाकिस्तान की मईशत पर बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहे। यह बात कामरान खान ने कही है। कामरान खान आप जानते हैं कौन? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखने वाले जर्नलिस्ट, जो हमेशा आर्मी चीफ ताजरों से मिले तो बहुत खुश होते हैं, बड़े जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। वही कामरान खान भी अब यह कहने पर मजबूर है कि मईशत का भट्ठा बिठा दिया और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फारिग कर दी जब से आसिम मुनीर साहब ने सारे सिस्टम को संभाला है। तो सरमायाकारी तो पाकिस्तान के अंदर नादरीन बस अब एक ख्वाब ही बनकर रह गई है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया पंजाब हुकूमत ने अपना अलग से, बाकी सारे तो पुराने प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट किया सुथरा पंजाब। कभी सुथरा पंजाब वाले तनख्वाहों के लिए रोते हैं, कभी वो एहतजाज करते हैं, कभी वो कूड़ा फेंक देते हैं, कभी उसके अंदर करप्शन निकल आती है, कभी उसके फंड्स खुर्द-बुर्द हो जाते हैं। तो एक प्रोजेक्ट इन्होंने किया और इतने नालायक हैं कि ये एक प्रोजेक्ट भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इन्होंने रोटी का रोला डाला था, कहां है, कितने की है? आज कोई जवाब देगा? जिस जिस चीज के ऊपर इन्होंने आवाज उठाई या कोशिश की उसका बेड़ा गर्क किया, और एक प्रोजेक्ट लेकर आए सुथरा पंजाब। पुराना निजाम इन्होंने तबाह कर दिया, और वहां पर भी रोजाना करप्शन, रोजाना तनख्वाहें ना मिलने का रोला और फंड्स खा जाने की शिकायत, ये रोज मौसूल होती हैं। एक प्रोजेक्ट भी ये लोग ठीक तरीके से नहीं कर सके। और इनसे जायद मुमताज आलमी माहिरीन तालीम जो हैं, और उनके अलावा अवामी दानश्वरों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका और OIC के नाम एक खत लिखा है। यानी ये दुनिया भर के अंदर खत लिखा जा रहा है। अमेरिका के नाम भी लिखा है, यूरोपीय यूनियन के नाम भी लिखा है, दौलत मुश्तरका के नाम भी लिखा है, और OIC के नाम भी ये खत लिखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें जो है वो मुखातिब किया गया है। इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, इमरान खान साहब के ख़ानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए, और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं, और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में।
ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमत है और इनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इमरान खान के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं ना सब लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफरत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज़ उठा दी बड़े ज़ोरदार तरीके से, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है वो वहाँ पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। पॉलिटिकल इम्प्रिजमेंट ऑफ इमरान खान मेंशन्ड इन जेनेवा आफ्टर एन ओवरसीज पाकिस्तानी शाउटेड दैट डोंट फॉरगेट अबाउट इमरान खान, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। ही इज अ पोलिटिकल प्रिजनर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 5th बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाई गई और यह बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज़ उठाई। अब पाकिस्तान का रजीम, इसीलिए जो मौजूदा रजीम है आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके लाके इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फायदा पाकिस्तान की फौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि